भारत में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और हर साल 15 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। WHO का कहना है कि हर 10 में से 4 मामलों की रोकथाम संभव है, लेकिन अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो 2040 तक नए मामलों में 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी बीच भारत सरकार ने भी कैंसर के खिलाफ नई गाइडलाइंस जारी की हैं। आखिर कैंसर इतनी तेजी से क्या सच में बढ़ रहा है या रिपोर्टिंग ज़्यादा हो गई है? स्क्रीनिंग का क्या हाल है और कैंसर का ओवरऑल जो पनपता हुआ खतरा है उससे हम पार पाने में कितने कामयाब हो पा रहे हैं? आज वर्ल्ड कैंसर डे पर हम आज इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौट रहा हूं विशेषज्ञों के साथ। वर्ल्ड कैंसर डे एक ऐसा दिन जो दुनिया को याद दिलाता है कि कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं है बल्कि एक वैश्विक चुनौती बन चुका है। और इसी बीच WHO और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC ने एक बड़ी स्टडी जारी की है। नई स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में होने वाले कैंसर के करीब 37% मामले यानी 71 लाख केस रोके जा सकते थे। स्टडी में 30 बड़े कारणों की जांच की गई, जिनमें तंबाकू, शराब, शारीरिक निष्क्रियता, वायु प्रदूषण, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और बढ़ा हुआ वजन सबसे अहम है। इसके अलावा पहली बार 9 तरह के संक्रमणों को भी कैंसर की वजह बताया गया। इनमें HPV सबसे खास है, जो सर्वाइकल कैंसर का बड़ा कारण बनता है। कैंसर दुनिया में मौतों की एक बड़ी वजह है। साल 2020 में करीब 1 करोड़ लोगों की मौत कैंसर से हुई, यानी हर 6 में से 1 मौत कैंसर की बीमारी की वजह से हुई। अब बात भारत में भी तस्वीर चिंताजनक है। ICMR की माने तो देश में कैंसर के मामले 2022 में 14,60,000 से ज्यादा थे, जो 2025 तक बढ़कर 15,70,000 के करीब पहुंच गए हैं। केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने फेफड़ों के कैंसर के इलाज और देखभाल के लिए एक नई राष्ट्रीय गाइडलाइन जारी की है, जिसका नाम है लंग कैंसर ट्रीटमेंट एंड पैलिएशन एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस। सरकार का कहना है कि अब भारत को सिर्फ विदेशी मॉडल की नकल नहीं करनी है, बल्कि भारत की जरूरतों के हिसाब से इलाज का रास्ता तैयार करना है। सबसे बड़ी चुनौती है बीमारी का देर से पता चलना, क्योंकि ज्यादातर मरीज तब सामने आते हैं जब कैंसर काफी आगे बढ़ चुका होता है। इसी वजह से सरकार अब हाई रिस्क लोगों की नियमित स्क्रीनिंग पर जोर दे रही है। इन गाइडलाइंस को DHR की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा और आम लोगों के लिए आसान भाषा में इसका सार भी जारी किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसकी रोकथाम कैसे की जाए। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर हम चाहें तो कई तरह के कैंसर से बचाव संभव है। इसके लिए जरूरी है तंबाकू का सेवन न करें, शराब से दूरी बनाएं, HPV और हेपेटाइटिस के टीके लगवाएं, साफ सुथरी हवा में सांस लेना बेहद जरूरी है, हेल्दी और सुरक्षित वर्क प्लेस, रोजाना थोड़ा वॉक या एक्सरसाइज करें और सबसे जरूरी नियमित हेल्थ चेकअप। कैंसर एक बड़ा खतरा है, लेकिन सही जानकारी, सही समय पर जांच और सही इलाज से लाखों लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं। वर्ल्ड कैंसर डे हमें यही याद दिलाता है, कैंसर को हराना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संदीप कक्कड़ सर, डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी, पार्क हॉस्पिटल। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कक्कड़ आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय शर्मा, सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर शर्मा, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर दर्शना राणे मैम, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, HCG कैंसर सेंटर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राणे मैम आपका भी हमारे शो पे। गुड इवनिंग। चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं डॉक्टर कक्कड़ सर आपसे ही। आज वर्ल्ड कैंसर डे है सर। इससे पहले की जो हमने जो ताज़ा गाइडलाइंस जारी की हैं भारत ने, उन पे मैं आऊँ, लेकिन ओवरऑल इस वक्त कैंसर की पिक्चर क्या लग रही है सर? क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स में पढ़ के थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। ऐसा लगता है कि कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और फिर कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं, सजेस्ट कर रही हैं कि ठीक है बढ़ रहा है, लेकिन वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अब स्क्रीनिंग ज़्यादा हो रही है, रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है, नंबर ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये नंबर डराते नहीं बल्कि एक जागरूक देश की निशानी है। बट फिर हम बहुत सारे दूसरी रिपोर्ट्स भी पढ़ते हैं, तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति है सर। ओवरऑल स्थिति क्या है सर कैंसर की भारत में? ओवरऑल कैंसर की स्थिति है कि अभी हम
तकरीबन 15 से 16 लाख नए केसेस का इंसिडेंस हर साल इंडिया में देखते हैं और तकरीबन 50 से 60% लोग जो है वो एडवांस स्टेजेस में स्टेज 3 या स्टेज 4 में इंडिया में हम देख पाते हैं। सो कहीं ना कहीं ये बात सही है कि जिस तरीके से आजकल का लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन का आना है, जेनेटिक्स बेस्ड रिस्क है, तो कहीं ना कहीं इन सब कारणों की वजह से कैंसर के केसेस ओवरऑल बढ़े हैं। ये बात भी सच है कि कैंसर का केसेस का बढ़ना रिपोर्टिंग का भी बेहतर होना दर्शाता है। कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग बहुत अच्छी होती है, इसकी वजह से भी कैंसर का जो पुराने समय में देखे तो उतनी कैंसर रजिस्ट्रीज नहीं थी, बट हम कहें कि सिर्फ रजिस्ट्रीज का या कैंसर के केसेस ज्यादा रिपोर्ट होने से हमें नंबर बड़ा दिख रहा है, ऐसा नहीं है। सो मैं अपनी प्रैक्टिस की बात आपको बताता हूँ। कहीं ना कहीं जब हमने प्रैक्टिस शुरू करी तो ज्यादातर लोग 60 साल 65 साल के ऊपर केसेस हमें देखने को मिलते थे, बट अब अगर मैं ओपीडी की बात करूं तो तकरीबन 10 में से 4 केसेस आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनकी उम्र 50 साल 45 साल से भी कम है। सो ना सिर्फ कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, आई वुड से कि इस केस में एज रिलेटेड जो इंसिडेंस है वो भी कम हो रहा है। हमें काफी हद तक अब यंग एज में भी पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। जहां तक कैंसर की रिपोर्टिंग का सवाल है, आई थिंक जेनेटिक बेस्ड रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रमुख कारण रहा है। और पुराने समय में जेनेटिक तौर पे, आज से 10 साल पहले बात करूं तो जेनेटिक्स तौर पे हम उतना प्रभावी तौर से जांचें नहीं करते थे, जीन रिलेटेड टेस्टिंग नहीं करते थे। कहीं ना कहीं वो आने से अब जेनेटिक बेस्ड चीजों का जो इंसिडेंस है वो भी इंक्रीज हुआ है। हाँ, जिस तरीके से आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा कि अब पुराने समय में देखे तो आज से 30 साल पहले पूरे गांव में केस होता था, या पूरे शहर में बात करें तो 15-20 केसेस होते थे आज से 25-30 साल पहले। पर आज हर फैमिली में एक केस आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीमारी का इंसिडेंस हम अपने नॉर्मल वातावरण से भी एग्जांपल्स ले सकते हैं कि बीमारी का इंसिडेंस नेचुरली जो एनवायरनमेंट में चेंज आया है, जो हमारे लाइफस्टाइल में चेंज आया है, उससे इंक्रीज हुआ है। ऑल राइट सर, बिल्कुल। तो ये एक ब्रॉडर पिक्चर आपने रखी जिससे हमें पता चले कि एग्जैक्टली ट्रैजेक्टरी किस तरह की है। जो समझ में आ रहा है वो थोड़ा सा डरा रहा है और सचेत भी कर रहा है हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस को लेकर, इसलिए थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। डॉक्टर शर्मा, आपके पास आ रहा हूं। अब हमने देखा है सर कि कैंसर को लेकर बीते 2-3 दशकों में ज़बरदस्त काम हुआ है, लेकिन आज भी जो बड़े रिस्क फैक्टर जो उभर रहे हैं हमारे, जिसका डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, उसमें लाइफस्टाइल फैक्टर्स, एयर पॉल्यूशन जिस पर अब मंथन शुरू हो चुका है, एंड आई एम ग्लैड कि इस पर अभी गाइडलाइंस भी जारी हुई हैं। तो ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स, एयर पॉल्यूशन और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ये कैंसर पॉलिसी में क्या ये सेंटर स्टेज में थे और इनको लाना पड़ेगा सर हमको? क्या हम यहां से नए केसेस देख रहे हैं इन तीनों बड़े कारणों से? नमस्कार जी, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर और जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है या फिर जो हमारी पोल्यूशन है हमारी सराउंडिंग्स में, तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कैंसर को बढ़ावा देने के लिए। अगर हम देखें जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसमें हम सिर्फ ये नहीं है कि स्मोकिंग को कट करना है या फिर हमें जेनेटिक टेस्टिंग्स को और बढ़ाना है, बल्कि न्यू गाइडलाइंस में हमें इसको इंक्लूड करना होगा और ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि हमारी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अगर हम देखें पिछले 1-2 महीने से, तो स्पेशली दिल्ली में बहुत ही ख़राब एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा हुआ है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1 दिन या 2 दिन की बात है, एक लंबे टाइम तक ये चीज़ रहती है। और कोई भी चीज़ जो लंबे टाइम तक रहेगी उसको हम इनहेल कर रहे हैं, स्पेशली जो वल्नरेबल हमारी पॉपुलेशन है, बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं। सो डॉक्टर साहब ने जैसे भी जिक्र किया था कि देयर इज़ ए ट्रेंड कि जो एज ग्रुप है वो अब यंग पेशेंट्स में भी देखा जा रहा है लंग कैंसर्स को। तो यही कारण है कि एक्सपोजर सिर्फ हम इंडस्ट्री से नहीं ले रहे हैं, सिर्फ व्हीकल से नहीं ले रहे हैं, ये हमारा ओवरऑल एक्सपोजर जो है हमारी सिटीज़ में, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसमें अगर मैं इनकी तुलना भी करूं तो ये एटलीस्ट भी जो हानिकारक हैं वो 100 या 200 से ऊपर ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम इनहेल करते हैं, और वही केमिकल्स अगर हम देखें वो स्मोकिंग में भी पाए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है हमारा लंग कैंसर का, हमारी
इंडस्ट्रियलाइजेशन में, हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, और डेफिनेटली हमारे लाइफस्टाइल में। आजकल स्मोकिंग या हुक्का या जो भी जिसको हम शीशा बोलते हैं, सो एक बहुत ट्रेंडिंग है, यंगस्टर्स इसको बहुत ट्रेंड मान रहे हैं, और ये बहुत जगह पे हम इसको बहुत ईजिली उनके लिए अवेलेबिलिटी भी है इस चीज़ की। तो आई थिंक इस पे रोकथाम होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम यंगस्टर्स को इस चीज़ों में से ना आने दें, और हम इसको अपने ट्रेंड को जो एक यंग जनरेशन की तरफ जा रहा है उसको हम रोक पाएँ, और यही एक सही समय है कि हम इसको रोक सकें। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके प्रति सचेत करना बड़ा ज़रूरी होगा युवाओं को ख़ास तौर से। अब हम आते हैं जो गाइडलाइंस हमने अभी जारी की हैं, जेपी नड्डा साहब ने कैंसर डे पर जो गाइडलाइंस रिलीज़ की हैं उसमें बड़ा इम्पॉर्टेंटली जिक्र किया गया है डॉक्टर राणे मैम, और उसमें उद्देश्यों की बात की गई है। उसमें उद्देश्यों में अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट गैप रिडक्शन और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट। अब देखिए, अर्ली डायग्नोसिस पे तो बहुत पहले से कोशिशें चल रही हैं कि अर्ली डायग्नोसिस हो, लेकिन अभी भी उतने हम कामयाब संभवतः नहीं हो पाए। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट पे भी मैम काफ़ी काम हो रहा है, बट ट्रीटमेंट गैप्स ये एक ऐसा विषय है कि इस पे समझ नहीं आता कि आपने डायग्नोस भी कर लिया, आपने पता भी कर लिया, बट ट्रीटमेंट गैप आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी भ्रांतियों के कारण भी हैं, सिस्टमैटिक कारण भी हैं, लेकिन लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियों के कारण भी ट्रीटमेंट गैप रह जाता है मैम। तो ये ट्रीटमेंट गैप रिडक्शन पे ओवरऑल आपका असेसमेंट कैसा है? नमस्कार। तो देखिए, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि ये जो ट्रीटमेंट गैप है उसके ऊपर हमने फोकस करना चाहिए, और ये ट्रीटमेंट गैप जो हो रहा है ये बहुत कारणों की वजह से हो रहा है। एक तो इतने ऑप्शंस हो रहे हैं ट्रीटमेंट में, तो लोग सोचते हैं कि ये सही है या वो सही है, बिकॉज वो सोचते हैं कि इस पेशेंट को ये बीमारी थी तो हमने ये ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, पर वैसा नहीं होता है, क्योंकि आज जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं कैंसर के लिए वो एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आप किसी के पास भी जाइए तो कैंसर को ऐसा ब्रॉड ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। अब कैंसर की जांचें इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम हर एक पेशेंट का प्रोटोकॉल उसके जो और जेनेटिक या जो उसके बायोप्सी के बेसिस पे और एकदम टेलर करके एकदम एक्यूरेट प्रोटोकॉल देने के प्रयास कर रहे हैं। अभी इस चक्कर में ये हो रहा है कि कभी कभी कुछ थेरेपीज जो है अभी भी महंगी है, अभी भी गवर्नमेंट स्कीम में उसका इंक्लूजन नहीं हुआ है। तो हमें इसके ऊपर फोकस करना है कि हम जो ऐसी थेरेपीज हैं, जो इतने सारे जो अभी हमारे पास ऑप्शंस टारगेटेड थेरेपी के आए हैं, तो उनको भी हम गवर्नमेंट प्लान के थ्रू अगर दे पाए तो हम ये जो गैप है वो कम कर सकते हैं। हम लार्जर ऑडियंस को हम ये ट्रीटमेंट ऑप्शन दे सकते हैं, जो कि अब हम सिर्फ गिने चुने लोगों को हम जो अफोर्डेबल है उनको ही हम अभी ऑफर कर पा रहे हैं। बट हमारी प्रयास रहनी चाहिए कि और मैं बहुत खुश हूं कि ये गाइडलाइंस तौर पे सरकार की तरफ से आए हैं, ताकि सारा जो है पूरे इंडिया में, पूरे भारत में ये सबको एक क्लियर न्यूज, एक ऑफिशियल न्यूज आप इंफॉर्मेशन के तौर पे आप दे रहे हैं, और वो अपना खुद ही निर्णय खुद से ले सकेंगे, ना कि किसी और का सुन के या कोई अफवाह में आके। बिल्कुल, यानी कि कैंसर केयर सुनी बातों में ना हो, कैंसर केयर लक पर ना चले, बल्कि सिस्टम पर चले, एक सिस्टमैटिक समाधान निकले। इस दिशा में गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और जो बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरह से जो गैप रह जाते हैं ट्रीटमेंट के, वो अमीरी गरीबी की वजह से हो, शहर और गांव यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से हो, या फिर प्राइवेट या पब्लिक हॉस्पिटल्स की रीच की वजह से हो, इन सब को नहीं होना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात है भ्रांतियाँ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहली बात तो डिनायल मोड में हर व्यक्ति रहता है कि हमें तो कैंसर नहीं होगा, और इस डिनायल की वजह से लेट हो जाती हैं। इसीलिए आपने देखा, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि बहुत सारे केसेस हमारे पास 3rd या 4th स्टेज के आ रहे हैं। अर्ली डायग्नोसिस कहाँ से होगा जब दिमाग में भ्रांतियाँ भरी पड़ी हैं। और दूसरा, इलाज की पद्धतियाँ भी आज भी लोगों के मन में घरेलू नुस्खों से कैंसर छू मंतर जैसी पद्धतियाँ चल रही हैं। आई डोंट नो हम किस एज में रह रहे हैं और कहाँ हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, उसकी वजह से कितने लोग अपनी जान खो बैठते हैं। इस पर भी चर्चा करनी ज़रूरी है छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर कक्कड़ सर, अब मैं उन भ्रांतियों पर आता हूं जो आजकल, जिन भ्रांतियों के साथ आजकल का खास तौर से युवा जी रहा है, और वो युवा ऐसे जी रहा है कि साहब कैंसर तो ओवरनाइट होता है, कैंसर थोड़े ना पहले पता चलता है, और आजकल तो ये मेडिकल कॉन्स्पिरेसी है साहब कि आप टेस्ट कराने जाओगे तो कुछ ना कुछ निकल जाएगा। अच्छा खासा आदमी भी उसकी रिपोर्ट देख के डॉक्टर साहब कोई ना कोई दवाई, कोई ना कोई ट्रीटमेंट चालू कर देंगे, और फिर ये कंपनियां जो है अपना मुनाफा करेंगी। और वैसे भी मेरे को ना कोई दर्द है, ना कोई लंबे समय से चली आ रही कोई दिक्कत है, मेरी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, तो मुझे कैंसर क्यों होगा? ये क्या भ्रांति है या सही सोच है सर? तो आपके सवाल का जवाब मैं 2-3 हिस्सों में देता हूँ। हाँ जी। पहला सवाल जो आपने पूछा कि क्या ये भ्रांति है, बिल्कुल। आज हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं, बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जिन्हें आपके चैनल के माध्यम से दूर करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली भ्रांति तो ये है कि डिनायल। हर आदमी को ये लगता है कि मुझे कैंसर, ये बीमारी नहीं हो सकती क्योंकि मेरी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, या मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। अब वो कॉन्सेप्ट आउटडेटेड है। दूसरी भ्रांति की अगर बात करूं तो वो है, जो लोग डायग्नोज होते हैं उनमें भी ज्यादातर लोग क्यों लेट स्टेजेस में डायग्नोज होते हैं, 60-70% क्यों ब्रेस्ट लंप स्टेज 3 में डायग्नोज होते हैं, क्योंकि शुरुआती लंप जो होता है वो पेनलेस होता है। सो ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के हिसाब से भ्रांति है कि मरीज को लगता है कि अगर कोई गांठ में दर्द नहीं है तो मैं हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास जाने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं कोई लोकल ट्रीटमेंट ले लिया उससे वो ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं इन सब चीजों से वो समय चला जाता है जिसमें बीमारी को शुरुआती स्टेज में डायग्नोज करके पूरा ठीक किया जा सकता है। तीसरी बात कि लोगों को लगता है कि अगर, आपने भी सुना होगा कि अगर कैंसर को छेड़ दिया, अगर इसमें बायोप्सी कर दी या सुई लगा दी तो ये कैंसर बढ़ जाएगा, ये भड़क जाएगा, फैल जाएगा, और इसका आगे इलाज ही संभव नहीं होगा। हाँ। सो मेरे ओपीडी में मुझे लगता है ज्यादातर, ऑलमोस्ट आई थिंक 90% लोगों का ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब अगर इसमें इसको छेड़ दिया या बायोप्सी कर दी तो ये कैंसर फैल तो नहीं जाएगा। सो आज इस बात को समझाने की बहुत जरूरत है कि जब तक आपको बीमारी के टाइप का नहीं पता है, जब तक आपको, ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में हम आज इस युग में जी रहे हैं जहां पे जब तक बीमारी के टाइप का नहीं पता है, विदेशों में तो अब हम जीनोमिक्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि वो ट्यूमर का सब टाइप भी पता और उसके आगे उसके अंदर क्या क्या जेनेटिक म्यूटेशंस हो चुके हैं, हम उसकी भी गहराई से जांच करें। पर हमारे कंट्री का कहीं ना कहीं ये कहूं कि उतने लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, तो बायोप्सी जो मेजर टेस्ट है उसको कभी भी अपने डॉक्टर से बात करके, आई थिंक बहुत ऐसे कैंसर्स हैं जिनमें बायोप्सी नहीं भी करी जाती है, जैसे कि जर्म सेल ट्यूमर्स हैं, जैसे ओवेरियन कैंसर अगर शुरुआती तौर पे आता है तो अपने डॉक्टर से वो केस टू केस बेसिस डिसाइड कर सकता है। बट ब्रॉडली अगर बात करूं तो बायोप्सी से जुड़ी हुई सबसे बड़ी भ्रांति है कि अगर इसे छेड़ दिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली सर। इनफैक्ट ये बहुत ज़रूरी बात है। लोग बायोप्सी कराने से ही, उनको लगता है कि बायोप्सी अगर करा दी तो साहब अब तो पूरी बॉडी में ही, अगर नहीं भी होगा, पहले तो उनको लगता है नहीं भी होगा कैंसर तो कैंसर हो जाएगा, और अगर कैंसर है तो पूरी बॉडी में भड़क जाएगा। इस तरह की भ्रांतियां हैं। थैंक यू सर। एक लास्ट पॉइंट जरूर इसमें ऐड करूंगा। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि कैंसर के साथ जुड़ा हुआ एक स्टिग्मा है, ये एक बीमारी है जो छुआछूत की बीमारी है, या ये बहुत, अगर किसी को बता दिया परिवार में कि इसके परिवार में कैंसर है तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों को हो जाएगा, या बच्चों को हो जाएगा, या मेरे बर्तन अलग कर दिए जाएंगे। मैं ये बड़ा रियलिस्टिक केस सिनेरियो आपके साथ शेयर कर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं और आगे बढ़ता हूं, मैं तो और आगे बढ़ता हूं सर। समाज द्वारा बहिष्कृत हो जाएंगे, बच्चे हैं उनकी शादियां नहीं होंगी, फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है, लड़की की शादी नहीं होगी, कोई रिश्ता नहीं करेगा, मतलब क्या किस किस तरह की भ्रांतियां हैं? सारे जो पॉइंट्स हैं मुझे लगता है इनको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना बहुत जरूरी है कि ये एटलीस्ट जब तक हम वो भ्रांतियों को नहीं दूर करेंगे तब वो हम बिल्कुल सर, स्क्रीनिंग तक और आगे एडवांस ट्रीटमेंट की बात नहीं करें। बिल्कुल सर, ये सर, ये बहुत ज़रूरी था। डॉक्टर शर्मा, एक और बड़ी भ्रांति है कि मैं तो साहब स्मोक करता ही नहीं, मैं तो साहब अल्कोहल नहीं लेता, मुझे कैंसर कैसे हो जाएगा? सुबह सुबह वॉक पर भी जाता हूँ, घर का खाना खाता हूँ, मुझे कैंसर कैसे होगा? तो मुझे सिम्टम्स को इग्नोर करने का पूरा अधिकार है, मैं क्यों टेस्ट कराऊँ? ये भी भ्रांति है सर या सच्चाई है? ये एक अगेन मैं कहूँगा बहुत बड़ी भ्रांति है ये भी। तो इसमें सच्चाई कहीं नहीं है कि अगर हम स्मोक नहीं कर रहे हैं
या अल्कोहल या कोई बुरी आदतें नहीं हैं तो हमें कैंसर नहीं होगा। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये कुछ कारण हैं कैंसर के। हम अगर लंग कैंसर की बात करें तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्टिव स्मोकर जी सिर्फ अगर हम बोलें तो वो कैंसर को लक्षण दिखा सकते हैं। एक दूसरी श्रेणी होती है जिसको हम बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। तो पैसिव स्मोकिंग ये है कि मानो मेरे साथ के जो लोग हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर है या हमारा फ्रेंड है या हमारे ऑफिस में कोई कोलीग है, तो कंटिन्यूसली वो स्मोकिंग कर रहा है और आप उसके साथ बैठे हैं, तो आप भी उतने ही स्मोकिंग के लिए जिम्मेदार हो, आपको भी उतना ही हानि हो सकती है जितना कि वो एक्टिव स्मोकर को हो रही है। सो पैसिव स्मोकिंग जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है जी। सेम जैसे हम थोड़ी देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स और इन सब की बात कर रहे थे, जो भी केमिकल्स हमारे जा रहे हैं, दैट डजंट मीन कि हम उसको सिर्फ अपने इनहेल करके ही लें, वो एनवायरनमेंट में ही हो सकते हैं, ना कि वो सिगरेट्स और बाकी जो हम स्मोकिंग के कारण हैं उनके लिए हो सकते हैं। बिल्कुल सर। और दूसरा रहा हमारे जो कारण अल्कोहल्स हैं, ये हैं, ये सब डेफिनेटली ये भी एक रीज़न है हमारे कैंसर्स के। हालांकि ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लंग कैंसर से, लेकिन ये बाकी कैंसर्स जो हैं ये उसको कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति चाहे वो स्मोकर है या नॉन स्मोकर है, हाँ स्मोकर की जो परसेंटेज है कैंसर डेवलप होने में वो डेफिनेटली ज़्यादा है, बट नॉन स्मोकर स्क्योर्ड नहीं है इसमें। करेक्ट सर। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति थी जो दूर करना बहुत ज़रूरी था। तो आप चाहे स्मोकर हैं, नॉन स्मोकर है, टोबैको लेते हैं, नहीं लेते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, नहीं कंज्यूम करते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैंसर पूछ के नहीं आएगा, कुछ ऐसे कारण पनप रहे होंगे अगर आपकी बॉडी में, तो प्लीज मैं आपको काटूंगा। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है सर उसमें। हाँ। मैंने उसको बोला है कि परसेंटेज जो होगी वो डेफिनेटली वो ज्यादा रहेगी रादर देन द नॉन स्मोकर्स। थैंक यू सर, ये आपने करेक्ट किया मुझे, थैंक यू सर। अब बहुत संक्षेप में मैडम के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर राणे मैम, एक और बड़ा भ्रांति है, वुमेन प्रॉब्लम है तो सब नॉर्मल है, खासतौर से महिलाओं में इरेगुलर ब्लीडिंग्स हैं, डिस्चार्ज है, ब्रेस्ट लंप को इग्नोर करना, ये भी भाई सब ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या दिक्कत है, ये तो होता रहता है, वुमेन प्रॉब्लम है, ये तो होती रहती हैं, तो क्या हम बड़ी भूल कर रहे हैं मैम? बिल्कुल, वुमेन तो सबको मतलब वो तो अपने आप को कभी कभी कुछ सिग्निफिकेंस देती नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इट्स नॉट जस्ट वुमेन कि सिर्फ महिलाएं नहीं, हर एक व्यक्ति को अपनी हेल्थ को एक प्राथमिकता देनी जरूरी है, और कोई भी चिन्ह है तो हमें उसको नजरअंदाज नहीं करना है। देखो, मोटा मोटा चीजें सबको होती रहती है, पर अगर वो चीज कुछ और दिन रहे तो उसको हमें डेफिनेटली उनका चेकअप करना चाहिए, उनका हमें योग्य फिजिशियन या सर्जन के पास जाके उसकी जांच करनी चाहिए। पर महिलाओं का ना, एक मैं आपको बता रही हूँ, हमें ये करना है कि हम बहुत ही जो बाहर की जो सुंदरता है उसके ऊपर बहुत पैसे खर्च करने में झिझकिचाएंगे नहीं, बट जो अंदरूनी स्वास्थ्य है जी, उसको लेके थोड़ा अब आगे आना हमें थोड़ा जरूरी है। एब्सोल्युटली। पहले तो ये है कि जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर जो है, तो हर एक का जो ब्रेस्ट का साइज, शेप जो है वो एक अलग होता है, और पहला अपने आप को समझना जरूरी है। तो हम ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो बोलते हैं वो करना उनको जरूरी है, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया कि बाहरी सौंदर्य का भी ध्यान रखें, अच्छी बात है, लेकिन बॉडी के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। और आखिरी मिथ, जो मैंने इतने सारे एपिसोड किए हैं उसके बाद मैं अपनी तरफ से एक मिथ दूर कर दूं, जो लोग ये समझते हैं कि कैंसर का मतलब मौत। तो बहुत सारे विशेषज्ञों के बाद बातचीत करने पर कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि कैंसर का मतलब मौत नहीं है, डेथ सेंटेंस नहीं है, एक मैनेजेबल डिजीज़ बन चुकी है। टारगेटेड थेरेपी से बहुत सारे लोग ठीक भी हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पे भी हैं, तो मौत नहीं है, सिर्फ जागरूकता आपको चाहिए। और उसके लिए क्या करना है आज हमारे डॉक्टर्स ने अच्छे से बताया। डॉक्टर राणे, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर कक्कड़, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी देने के लिए। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।